फ्लाइट 30,000 फीट की ऊंचाई पर थी जब अचानक एक चीख सुनाई दी। एक बिगड़ल बियरकेड ने अपनी सीट से उठकर सामने से गुजर रही एयर होस्टेस की स्कर्ट को पीछे से झटके से फाड़ दिया। पूरी फ्लाइट सन्न रह गई। वो बच्चा जोर जोर से तालियां बजाते हुए चिल्लाने लगा, देखो लाल है, ये लाल है। वो सबके सामने उस महिला के अंडरगारमेंट्स का मजाक उड़ा रहा था। वो एयर होस्टेस अपमान के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अपना चेहरा छिपाकर स्टाफ रूम की तरफ भागी। यात्रियों ने जब इस घटिया हरकत का विरोध किया तो बच्चे के माता पिता ने माफी मांगने के बजाय उल्टा लोगों को ही धमकी दे डाली। पिता चिल्लाया, छोटा बच्चा है, उसे क्या पता, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो। मां ने बच्चे को गले लगाकर शाबाशी दी। इससे बच्चे का हौसला और बढ़ गया। उसने अपनी खिलौना बंदूक निकाली और यात्रियों पर निशाना साधते हुए कहा, अगर अब कोई बोला तो मैं सबको गोली मार दूंगा। उसने पास बैठे एक यात्री पर थूक भी दिया और खिलखिलाकर हंसने लगा। मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था और अपने टैबलेट पर मानसिक पुनर्वास साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन के जवाब याद कर रहा था। मेरी बीमारी मुझे बार बार गुस्सा दिलाती थी, लेकिन मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उस बच्चे ने झपट्टा मारकर मेरा टैबलेट छीन लिया। जब मैंने धीरे से कहा, बेटा वापस दे दो, तो उसकी मां ने मुंह बनाकर कहा, इतने कंजूस क्यों, थोड़ी देर बच्चा खेल लेगा तो क्या हो जाएगा। मेरे कानों में साई साई की आवाज होने लगी। दिमाग के अंदर दो आवाजें झगड़ने लगी, इसे मार डालो और शांत रहो। मैंने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी जेब से दवा की शीशी निकाली, लेकिन उस बच्चे ने वो शीशी भी छीन ली और ढक्कन खोलकर सारी गोलियां फर्श पर बिखेर दी। उसने अपने जूतों से उन गोलियों को कुचलते हुए कहा, पागल है क्या, मरने वाला है क्या, तो जा मर जा। उसकी मां ने अंगूठा दिखाकर अपने बेटे की इस बहादुरी की तारीफ की। पल मेरा कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। मैंने उस बच्चे की गर्दन दबोची और उसे जमीन पर दे मारा। फ्लाइट में हड़कंप मच गया। उसकी मां मर्डरर चिल्लाते हुए मुझ पर झपटी, लेकिन मैंने उसे धकेल दिया। मैंने बच्चे के बाल मुट्ठी में जकड़े और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ कौन सा गेम खेलना है। बच्चा डर के मारे नीला पड़ गया। मैंने पास रखा तरबूज का टुकड़ा उसके माथे पर जोर से मारा और कहा, मैं पी शूटर हूं। फिर मैंने ठंडी कोला का बड़ा घूंट लिया और उसके चेहरे पर कुल्ला कर दिया, अब मैं आई शूटर हूं। क्या मजा आ रहा है। बच्चा इतना डर गया कि उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने रोते हुए हाथ जोड़े, मुझे जाने दो, मुझे नहीं खेलना। लेकिन मैंने उसके अपने ही खिलौने बंदूक से उसके सिर पर प्रहार किया और कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। फ्लाइट लैंड होते ही एयरपोर्ट पुलिस हमें ले गई। वहां भी उस औरत की अकड़ कम नहीं हुई। उसने पुलिस के सामने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। मैंने मुस्कुराते हुए पुलिस ऑफिसर को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई और कहा, मैं मानसिक रूप से बीमार हूं और इस बच्चे ने मेरी दवाइयां नष्ट कर दी। अब अगर मैं कुछ कर दूं तो कानून भी मुझे माफ कर देगा। पुलिस ने उन्हें डांटा, लेकिन वो औरत मुझे जान से मारने की धमकी देकर बाहर निकल गई। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर सुनसान बस स्टैंड की तरफ बढ़ा, 4 हटे-कटे गुंडों ने मुझे घेर लिया। उनमें उस बच्चे का पिता भी था। उनके हाथों में डंडे और चाकू थे। पिता ने दहाड़ कर कहा, मेरे बेटे को हाथ लगाया था ना, आज तेरी हड्डियां गिनने वाला कोई नहीं बचेगा। वहां कोई कैमरा नहीं था, कोई गवाह नहीं था। अगले ही मुझे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई। मेरी मांसपेशियों में हाइपरएसिडोसिस की वजह से आम आदमी से 4 गुना ज्यादा ताकत आ गई थी। जैसे ही उन्होंने मुझ पर डंडा चलाया, मैंने बिजली की फुर्ती से उसे हवा में ही पकड़ लिया और बच्चे के पिता के सिर पर दे मारा। मेरा पागलपन देखकर वो चारों सहम गए। मैंने उनमें से एक का चाकू छीन लिया और उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगा। वो चारों गुंडे जो मुझे मारने आए थे, अब अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह भाग रहे थे। मैं चाकू लहराते हुए उनके पीछे 3 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। आखिर में जब वो थककर गिर गए तो राहगीरों ने पुलिस को फोन किया। हम सब फिर से उसी पुलिस स्टेशन पहुंच गए जहां से शुरू हुए थे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर खौफ था और मेरे चेहरे पर एक शांत मुस्कान। हम सब पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। मकसद था मामला समझना, वजह जानना और समहाउ सिचुएशन को शांत करना। लेकिन जैसे ही अंदर गए, माहौल ऑलरेडी टेंस था। पुलिस अधिकारी ने हमें देखते ही सख्त आवाज में कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना आगे बढ़ गए, तुम्हें इतना उग्र होने की क्या जरूरत थी। वो मेरी तरफ घूरते हुए बोला, तुमने चाकू तक इस्तेमाल कर लिया, क्या तुम खुद को किसी अंडरवर्ल्ड का आदमी समझते हो। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ। मेरी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ठंडापन था। मैंने आगे कहा, तुम लोगों ने मुझे सच में डरा दिया था। तुम लोग बाहर से मासूम बनते हो, लेकिन अंदर से कुछ और ही हो। कमरे में खड़े लोग एक पल के लिए चुप हो गए। किसी ने धीरे से कहा, अगर सही समय पर मदद नहीं आती तो शायद आज यहाँ कोई भी जिंदा नहीं होता। पुलिस अधिकारी ने तुरंत हाथ उठाकर सबको रोका, बस काफी है, सब पीछे हटो, एक कदम पीछे जाओ। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब एक काम करो, एक गारंटी लिखो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर घर जाओ। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ये नहीं लिख सकता। पुलिस, क्या मतलब। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं उसे नहीं मारूंगा। ये सुनते ही माहौल फिर से भारी हो गया। पुलिस अधिकारी का चेहरा सख्त हो गया। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, मजाक मत करो, किसी की जान लेना गैरकानूनी है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे पता है, थोड़ा रुक कर। लेकिन मैं ये गुस्सा अंदर नहीं रख सकता। अब की बार पुलिस वाला चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस तुरंत मेरी फाइल निकाली, टेबल पर रखी फाइल खोलकर वो स्क्रीन पर डिटेल्स देखने लगा। जितना वो पढ़ता गया, उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बदलती गई, भौहें सिकुड़ गई, आंखें गंभीर हो गई। वो खुद से बड़बड़ाया, ऐसा इंसान अस्पताल से डिस्चार्ज कैसे हो गया। बिना समय गवाए उसने अपना फोन उठाया और मेरे अटेंडिंग डॉक्टर को कॉल कर दिया। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो परेशान है और थोड़ा असहाय भी। उसने सामने खड़े बच्चे के पिता की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर कहा, आप आखिर करना क्या चाहते हैं इस बच्चे के साथ। फिर उसने धीरे धीरे मेरी पिछली हरकतों के बारे में बताना शुरू किया। इसने पहले भी कई बार हमला किया है। एक बार किसी ने इसे मारा तो इसने चाकू उठाया और 3 लोगों के पीछे दौड़ पड़ा। इतना दौड़ाया कि वो लोग डर के मारे लगभग टूट गए। डॉक्टर थोड़ी देर रुका, फिर बोला, ये पूरे 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन वहां भी कोई इसके साथ रहना नहीं चाहता था। कोई भी इसके साथ रूम शेयर करने को तैयार नहीं था। उसने आगे बताया, एक बार एक डिप्रेशन वाला पेशेंट इसका रूममेट बना, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते में वो खुद पूरी तरह टूट गया। कमरे में खामोशी फैल गई। फिर डॉक्टर ने धीरे से कहा, इसने लड़ाई के दौरान चम्मच से किसी की आंख निकालने की कोशिश की थी। इतना सुनते ही मैं खुद बोल पड़ा, मैंने लोगों की आंखें निकाली हैं। सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गई। मैंने बिना किसी इमोशन के आगे कहा, और मैं जेल भी नहीं जाऊंगा।
क्योंकि मैं सिर्फ 8 साल का हूं। मेरी बात सुनकर कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। पुलिस अधिकारी कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि मेरे साथ डील कैसे करे। फिर उसने डॉक्टर की तरफ मुड़कर कहा, इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाओ। मुझे नहीं लगता ये डिस्चार्ज होने लायक है। डॉक्टर ने हल्की सी हंसी छोड़ी, लेकिन वो हंसी मजाक वाली नहीं थी, वो मजबूरी वाली थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, कोई फायदा नहीं। पुलिस, क्यों? डॉक्टर, क्योंकि ये पहले ही कर चुका है। कमरे में मौजूद लोगों को समझ नहीं आया। डॉक्टर ने आगे समझाया, इसने सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के क्वेश्चंस याद कर रखे हैं, पूरे 100 सवाल। ये 3 मिनट से भी कम समय में पूरा कर देता है। पुलिस अधिकारी ने भौहें सिकोड़ ली। और रिजल्ट? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, फिर बोला, रिजल्ट ये आता है कि ये एक शांत, सभ्य और दयालु इंसान है, जो हिंसा से नफरत करता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा चुप हो गया। फिर पुलिस अधिकारी ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। ये मजाक है क्या? ये किस तरह का अच्छा इंसान है? किसका अच्छा इंसान है? लेकिन समस्या यही थी, कागज कुछ और कह रहा था और हकीकत कुछ और थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, ये अस्पताल से भाग भी चुका था, लेकिन जब भी वापस आ गया, इसका टेस्ट रिजल्ट वही आता था। टेक्निकली ये फिट फॉर डिस्चार्ज है। पुलिस अधिकारी अब क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड था। उसने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते? डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा, और वही साइलेंस असली जवाब था। इसी बीच पुलिस अधिकारी ने केस को जल्दी खत्म करने का फैसला किया। उसने कहा, ठीक है, बहुत हो गया, अब दोनों पक्ष एक एक गारंटी लिखो कि आगे से कोई झगड़ा नहीं होगा, और फिर सब अपने अपने घर जाओ। मैं टेबल के पास बैठ गया, कागज उठाया और लिखना शुरू किया, लेकिन मैं जो लिख रहा था वो बाकी लोगों से अलग था। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं आज उसे नहीं मारूंगा। दूसरी तरफ उस बच्चे के पिता ने लिखना शुरू किया, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। लाइन पर लाइन, पन्ने पर पन्ने, वो हर बात लिख रहा था। उसका बच्चा गलत था, उसने जो किया वो गलत था, वो मुझसे माफी मांग रहा है, वो मुझसे उनके परिवार को छोड़ देने की विनती कर रहा है। हर शब्द में डर था, हर लाइन में रिक्वेस्ट थी, जैसे वो सिर्फ गारंटी नहीं लिख रहा था, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों ने अपने अपने कागज जमा किए। पुलिस अधिकारी ने बिना ज्यादा देखे उन्हें रख लिया और हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, जाओ, मामला खत्म। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ था। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम दोनों साथ बाहर आए। वो तेजी से निकल गया, मैं उसके पीछे नहीं गया, क्योंकि जब मैं गारंटी लिख रहा था तब मैंने टेबल पर उसका आईडी कार्ड देखा था। उस पर उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। अगले कुछ दिनों तक मैं रोज उस एड्रेस पर गया। मैं दूर से ऑब्जर्व करता रहा। धीरे धीरे मुझे उनकी रूटीन समझ आ गई, कब आते हैं, कब जाते हैं, घर कब खाली रहता है। उनके घर में हर जगह कैमरास लगे थे। सीधे कुछ करना आसान नहीं था। मैंने उनके घर के पास एक कमरा किराए पर ले लिया। अब मैं रोज उनके पीछे चलता था, कुछ नहीं करता था, बस ऑब्जर्व करता था। कुछ दिनों में उनकी पूरी रूटीन क्लियर हो गई। कुछ दिनों बाद मैंने उनके सामने आना शुरू किया। एक सुबह बच्चे की मां नाश्ता कर रही थी। मैं चुपचाप अंदर गया और उसके खाने में उल्टी कर दी। वो तुरंत रुक गई। उसने मुझे देखा, शौक और गुस्सा दोनों थे। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, तू पागल है क्या, किसी के खाने में थूकता है? मैंने इस बार सीधे उसके चेहरे पर उल्टी कर दी। वो चिल्लाई, चॉपस्टिक उठाकर मारने आई। मैं रेडी था, जेब में फोल्डिंग नाइफ था, लेकिन वो रुक गई। उसने चॉपस्टिक नीचे रख दी और भाग गई। मैं वही खड़ा रहा। अब साफ था, वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसके बाद मैंने ध्यान बच्चे पर लगाया। मैं रोज उसके स्कूल जाने के रास्ते पर दिखने लगा। वो मुझे देखते ही घबरा जाता था। मैं उससे कैजुअली बात करने की कोशिश करता, चलो दोस्त बनते हैं, लेकिन वो पास आने से भी डरता था। फिर मैंने उसे डराना शुरू किया। एक दिन मैंने उसके बैग में मेंढक डाल दिए। जब उसने बैग खोला, वो डर के मारे रोने लगा। मैं दूर खड़ा देखता रहा। कुछ दिनों बाद मैंने और बढ़ाया। इस बार मैंने उसके बैग में छोटे सांप डाल दिए। जैसे ही उसने बैग खोला, वो जम गया, चेहरा सफेद पड़ गया। वो ठीक से रो भी नहीं पाया। फिर डर के मारे उसका कंट्रोल छूट गया और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। लोग इकट्ठा हुए, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उस दिन के बाद उसने साफ मना कर दिया, वो स्कूल नहीं जाएगा। उसकी मां ने भी काम छोड़ दिया। अब वो हर समय घर पर रहने लगी। अब बाहर से कुछ करना मुश्किल हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सब खत्म हो गया। अब बच्चा घर में रहने लगा था। मां भी हर समय उसके साथ रहती थी। तो मैंने ध्यान पिता पर लगाया। मैंने उसका रूटीन देखना शुरू किया, कब घर से निकलता है, कब लौटता है, किस रास्ते से जाता है। कुछ ही दिनों में सब क्लियर हो गया। फिर मैं रोज उसके पीछे चलने लगा, घर से ऑफिस और वापस घर तक। पहले उसे लगा ये कोइंसिडेंस है, फिर उसने नोटिस करना शुरू किया। तीसरे दिन से वो बार बार पीछे देखने लगा। मैं कुछ नहीं करता था, बस उसके पीछे रहता था। फिर मैंने उसकी फोटोज लेना शुरू किया। रास्ते में, ऑफिस के बाहर अकेले खड़े हुए मैंने वो फोटोज प्रिंट कराए और उन्हें उसकी जगह रखना शुरू किया। उसके ऑफिस डेस्क पर मैं उसकी चीजों के बीच। अब वो जहां भी देखता उसे वही दिखता। मैं उसका बॉस भी नोटिस करने लगा। एक दिन उसने उसे बुलाकर पूछा, ये सब क्या है, क्योंकि कुछ फोटोज में वो काम नहीं कर रहा था। और वही फोटोज धीरे धीरे ऑफिस में फैल गई। लोग बात करने लगे। कुछ ही दिनों में वो टूट गया। उसने नौकरी छोड़ दी। अब वो घर में बंद रहने लगा। पूरा परिवार एक ही जगह सिमट गया। उन्होंने समझने की कोशिश की, ये सब कौन कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। आखिरकार उन्होंने सब इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद उन्होंने नॉर्मल होने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी वही था। करीब एक हफ्ते बाद जब उन्हें लगा कि सब नॉर्मल हो रहा है, मैंने अगला कदम उठाया। एक रात मैं चुपचाप उनके घर में घुस गया, आंगन पार किया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर वो तीनों बैठे थे। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, तीनों घबरा गए। पिता पीछे हट गया, मां सन्न रह गई, बच्चा छुप गया। मैं अंदर चला गया। पिता डरते हुए बोला, तुम क्या चाहते हो? मैं पुलिस बुलाऊंगा। मैंने शांत होकर कहा, कोई फायदा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन के लिए अंदर जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। वो चुप हो गया, फिर धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। हमें छोड़ दो, मैंने कहा, मैं यहां नया हूं, किसी को नहीं जानता, बस तुम्हारा परिवार जान पहचान का लगने लगा है। फिर मैंने साफ कहा, मैं तुम्हारे घर में आधे महीने रहूंगा। वो पहले हिचकिचाया, फिर चुप हो गया और आखिर में मान गया। अगले दिन मैं अपना सामान लेकर उनके घर आ गया। घर में खामोशी थी, डर साफ दिख रहा था। मैंने अपना बैग खोला, अंदर से कुछ चीजें निकाली, हथौड़ा, आरी, बोरा। पिता घबरा गया, ये सब क्यों? मैंने कहा, बस ऐसे ही, काम आ सकती है। तभी मां और बच्चा अंदर आए। मुझे देखते ही दोनों डर गए। बच्चा पीछे छुप गया। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया,
खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो। माँ बैठने लगी और खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने तुरंत चाकू उठाकर टेबल पर मारा। बैठने को कहा था, खाने को नहीं। वो डर गई। मैंने फिर उसे उठाया और कहा, खाओ। मजाक था। वो धीरे धीरे खाने लगी, लेकिन घर में डर अब और बढ़ चुका था। घर में अब मैं ही माहौल कंट्रोल कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर से सब बदल चुका था। पिता चुप रहने लगा था। माँ हर बात सोच समझकर बोलती थी। और बच्चा, वो अब मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। मैंने धीरे धीरे घर के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। एक दिन मैं बच्चे के पास गया। वो दीवार के कोने में बैठा था, डरा हुआ, हाथ जोड़े हुए। मैंने उससे पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो कांपते हुए बोला, तीसरी। मैं उसे उसके कमरे में ले गया। टेबल पर एक क्वेश्चन पेपर रखा। इसे सॉल्व करो। वो कंफ्यूज था। मुझे समझ नहीं आता। मैंने ठंडे लहजे में कहा, गलत हुआ तो मार पड़ेगी। वो रोने लगा। मम्मी। मैंने तुरंत उसे रोका। रोएगा तो और बुरा होगा। उसी समय उसका पिता अंदर आया। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? मैंने सीधा जवाब दिया, मैं पढ़ा रहा हूं इसे। आजकल कंपटीशन बहुत है, पीछे नहीं रहना चाहिए। पिता ने पेपर उठाकर देखा और कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। वो कोई नॉर्मल पेपर नहीं था, हाई लेवल मैथ का पेपर था। वो समझ गया ये पढ़ाई नहीं थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने सिजर्स उठाई और बच्चे के सिर पर हल्का सा मारा। ध्यान लगाओ। अगले कुछ दिनों तक ये रूटीन बन गया। अगर उसे मैथ नहीं आता तो फिजिक्स, अगर वो भी नहीं तो कुछ और। उसे कुछ भी नहीं आता था और मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने कहा, पढ़ाई नहीं आती तो कुछ और सीखो। फिर मैंने उसे कहा, अपने पिता की गाड़ी पर स्क्रैच करो। अपनी मां का मेकअप लेकर दीवार पर लिखो। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी। पिता गुस्से में था, मां परेशान थी, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही दिनों में वो खुद मेरे पास आने लगे। उन्होंने मुझे पैसे देने की कोशिश की, मुझे घर छोड़ने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा था आधा महीना, तो आधा महीना ही रहूंगा। अब उनका डर डेस्परेशन में बदल चुका था। रात को मैं उन्हें सोने नहीं देता था। कभी ठंडा पानी डाल देता, कभी उन्हें बाहर दौड़ने के लिए मजबूर करता। हर दिन उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। कुछ ही दिनों में उनका वजन कम हो गया, चेहरे उतर गए, लेकिन मैं नहीं रुका। ये अब सिर्फ डर नहीं था, ये पूरा कंट्रोल था। करीब 2 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। उनके लिए हर दिन किसी सजा जैसा था, और मेरे लिए बस रूटीन। फिर एक दिन घर का माहौल अचानक बदल गया। उस दिन उन्होंने अच्छा खाना बनाया, घर साफ किया, जैसे कोई खास दिन हो। असल में वो मुझे विदा करने की तैयारी कर रहे थे। मैंने भी उस माहौल को नोटिस किया। कुछ देर के लिए अजीब सा लगा। इन दिनों की आदत पड़ चुकी थी। मैंने हल्का सा कहा, अब जा रहा हूं। तीनों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, हाँ, अब जाना ही चाहिए। मैंने उन्हें देखा और अचानक अपना चेहरा बदल लिया। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं जाऊं तो मैं रुक सकता हूं। तीनों तुरंत घबरा गए। नहीं नहीं, आप जाइए। मैं कुछ सेकंड उन्हें देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान दी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। उन्होंने राहत की सांस ली। मैंने अपना सामान उठाया और घर से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अंदर से आवाज आई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन यह खत्म नहीं था। असल में मैंने ये सब पहले ही सोचा हुआ था। जिस दिन मैं उनके घर आया था, उसी दिन मैंने उनकी गाड़ी में जीपीएस लगा दिया था। अब मैं सड़क पर था। फोन निकाला, लोकेशन खोली, स्क्रीन पर एक रेड ड्यूटी दिखाई दिया, धीरे धीरे शहर से बाहर जाता हुआ। मैंने हल्की मुस्कान दी। घर जा रहे हो? मैंने तुरंत अपना सामान उठाया, एक गाड़ी रोकी और उसी दिशा में निकल पड़ा। अब यह सिर्फ पीछा नहीं था। अंत में मैंने धीरे से कहा, प्रिय परिवार, मैं आ रहा हूं।